नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बहुप्रतीक्षित परीक्षा जो काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है, समीक्षा अधिकारी की, रिव्यू ऑफिसर और एआरओ, तो ये अभी प्रस्तावित है और हो सकता है कि इस महीने या अगले महीने इसके फॉर्म भी रोल आउट हो जाएं। फिलहाल हमारे पास आयोग की तरफ से एक सिलेबस आया है जिसको डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसी पर चर्चा आज हमारी रहेगी। पहले तो देख लेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। 3 स्टेज एग्ज़ाम की हैं, प्री मेंस और एक है प्रयोगात्मक परीक्षा। फिलहाल प्री में जो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है, एक पेपर होगा, 150 नंबर होंगे उसमें और 150 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन जीएस के और 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, जिसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी होते हैं। एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, 1 डे। इसको पास करने के बाद मेंस एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा, जिसके 3 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन, हिंदी संरचना, निबंध, जिसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा। वैसे भी आपके पास सिलेबस तो होगा ही, पर्पस हमारा है सिलेबस को डिस्कस करना। तो ये देख लेते हैं। खंड 1 यानी कि सामान्य अध्ययन, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। पहला इन्होंने दिया है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ये खासियत रही है कि हमेशा वो 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछता है, तो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है, जिससे हम अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन बड़े व्यवहारिक होते हैं, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर से, उसी से आते हैं। तो उसमें थोड़ी सी अगर मेहनत कर ली जाए तो 8 या 10 क्वेश्चंस पूरे पूरे सही किए जा सकते हैं। ठीक, रही बात जनरल साइंस की, उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का जिक्र अगर मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ समीक्षा अधिकारी के प्रीवियस ईयर से नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस आती है, उसमें साइंस भी आती है, तो उस पेपर को अगर हम देखेंगे तो हमको अंदाज़ा आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई स्कूल लेवल के हैं। ल्यूसेंट वाली किताब में जिस प्रकार की साइंस की जानकारी दी गई है, मेरे हिसाब से वो पर्याप्त है। फिलहाल विज्ञान के क्षेत्र में यानी कि साइंस के क्षेत्र में अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं या इस साल नोबेल प्राइज़ किस चीज़ को मिला है, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में और केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में, तो वहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें ध्यान दिया जा सकता है। ठीक, दूसरा टॉपिक जो है काफ़ी जाना माना, काफ़ी पॉपुलर, इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट। इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका अंदाज़ा भी प्रीवियस ईयर पेपर देख के आप लगा सकते हैं। ठीक है, लोग जब भी तैयारी करते हैं जीएस को पढ़ने की, तो उनकी शुरुआत करने की जो प्राथमिकता होती है वो हिस्ट्री से ही होती है। दरअसल हिस्ट्री सिर्फ इतने में समेटा गया है ये, लेकिन हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है। इसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों पार्ट शामिल हैं। खास तौर पे इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू की व्यापक जानकारी आपसे पूछी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न इंडिया का वेटेज इसमें ज़्यादा हो सकता है, बट इट डज़ नॉट मीन कि एंशंट और मेडिवल से क्वेश्चन इसमें नहीं आएंगे, वहाँ से भी आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, एक क्वेश्चन गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म और जैनिज्म से आ सकता है। वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। गुप्त साम्राज्य हमारा, ऐसी मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत है, मुगल्स है, सूफी आंदोलन है, भक्ति आंदोलन है, और फिर आधुनिक काल में तो खैर अंग्रेजों के बारे में आपको पढ़ना ही है कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्य विस्तार किया अपना 1707 के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड टॉपिक इसमें दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन। उसके साथ साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को भी जोड़ रखा है। इकोनॉमी में पिछले साल जो पीसीएस का पेपर हुआ था प्री में, उसमें बड़े शानदार क्वेश्चन पूछे थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने, लगभग 20-22 क्वेश्चन रहे होंगे, तो उसमें हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटी से जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे बहुत टफ नहीं होते हैं। ठीक है, सामान्य सी किताब से पढ़ के जो उसमें जो मूलभूत जानकारियाँ हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद हैं, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। संविधान, पंचायती राज सिस्टम, हाँ पंचायती राज सिस्टम के बारे में इन्होंने अलग से मेंशन किया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा ही। किस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, उसका इवोल्यूशन, उसका विकास हुआ, कैसे 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने उसको त्रिस्तरीय स्टेज में बांट दिया और 1993 तक वो उसी व्यवस्था के अंतर्गत काम करती रही, और 1993 में
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और साथ ही में दिए गए हैं 29 विषय जिस पर पंचायती राज व्यवस्था कानून बना सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेक्शन है पंचायती राज सिस्टम वाला, ये यूपीएससी एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि यहाँ अलग से दिया गया है। साथ ही साथ इन्होंने मेंशन कर रखा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में, यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1952 से हुई थी, जो 5 साल का प्रोग्राम था। और इसी की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता का गठन किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में। और उसी की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज सिस्टम का इवोल्यूशन हम देखते हैं, और वो 1993 तक जारी रहेगा। तो ये जो टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा टॉपिक नंबर 3 में, तो उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन भी की व्यापक विशेषज्ञों की समझ पर आधारित होंगे। नियोजन से यहाँ पर मतलब है प्लानिंग से। 1950 में इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि पंचवर्षीय योजना जो हुआ करती थी, उसकी शुरुआत 1950 से हुई और सन 2017 तक रही। इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल करी होंगी। उन उपलब्धियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस समय सरकार ने योजनाओं को कुछ सालों के लिए रोक दिया था और उसके स्थान पर योजना अवकाश चलाया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन कब चलाया गया, रोलिंग प्लान किसको कहते हैं, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, और LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब करी गई भारत में, किस पंचवर्षीय योजना से शुरू करी गई, आर्थिक उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, इत्यादि। किस प्रकार योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इसमें, जिसके लिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और भारत का भूगोल और जननांकिकी, चौथा, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का उल्लेख नहीं किया गया है। बड़ी हैरानी हो रही मुझे, लेकिन एक दो क्वेश्चन वहाँ अगर आ गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि लोकल विंड्स के बारे में पूछ ले, स्थानीय पवनों के बारे में, कि विली विली कहाँ बहती है। तो इतना अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन है तो आपका काम चल जाएगा। फिलहाल इंडिया की ज्योग्राफी में से पूछे जाएंगे भौगोलिक परिस्थिति, यानी कि इसका जो फिजिकल फीचर है वहाँ से, हिमालय की उत्पत्ति से, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पठार क्या होता है, भौगोलिक इकाइयाँ क्या होती हैं, मोरेन्स क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं इंडियन ज्योग्राफी के, जहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में भी और यहाँ भी। ठीक है, सातवां टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा रहेगा समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट इवेंट। करंट इवेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो यूपीएससी तो बिल्कुल हथियार की तरह इस्तेमाल करती है और उसको एसोसिएट करती है पुरानी घटनाओं से। ऐसे क्वेश्चन फिलहाल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में नहीं देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका महत्व कम नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन करंट इवेंट से बनने की संभावना रहती है। इसमें उत्तराखंड के भी करंट इवेंट शामिल हैं, इंडिया के भी और इंटरनेशनल इवेंट्स के भी, जैसे कि नेटो काफ़ी चर्चा में है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई काफ़ी चर्चा में है, वर्ल्ड कप इस बार होने वाला है, इस बार के होने वाले वर्ल्ड कप में कौन सी टीम शामिल नहीं होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन। बाकी हम जीएस में जब आगे बढ़ते हैं सिलेबस में तो देखते हैं कि 6 से लेकर 11 तक के जो टॉपिक हैं उन सब का संबंध उत्तराखंड से ही है। तो जीएस में हमें उत्तराखंड का पलड़ा भारी नज़र आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से 60-70 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चंस अधिक से अधिक 30-35 ही आएंगे उत्तराखंड वाले सेक्शन से। लेकिन जो पहली बार पढ़ाई पढ़ रहा है उत्तराखंड के, खासतौर पे इतिहास की, उसके लिए थोड़ा सा ये जटिल मामला रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जटिल इतिहास है उत्तराखंड का, लेकिन कई बार रिवीजन करने से समझ में आ भी जाता है। तो उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। जिस प्रकार से भारत के इतिहास के 3 भाग हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास के भी 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। मध्यकाल प्रभावशाली राजवंश यानी कि चंद राजवंश जो कुमाऊं में है वो, और इसी प्रकार से गढ़वाल में भी, उनकी उपलब्धियाँ, उनका प्रशासन, उनका समाज, ठीक है, उनका खान पान। गोरखा आक्रमण जो 1790 में हुआ था, आपको पता ही है, 1815 तक रहते हैं और इनको रिप्लेस कौन कर देते हैं, अंग्रेज। और इस प्रकार से जिस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत को जीतना शुरू कर दिया था, अंग्रेजों का प्रवेश उत्तराखंड में थोड़ा लेट होता है 1815 के बाद। तो 1815 से लेकर 1947 तक कुमाऊं वाले इलाके में, और 1949 तक हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार से वो गढ़वाल वाले रीजन में भी थे। देसी रियासत के रूप में टहरी रियासत का हम जिक्र करेंगे उसमें।
उनकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, द रोल ऑफ द उत्तराखंड इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। और इससे संबंधित प्रमुख विभूतियाँ, यानी कि कौन कौन से वो सेना नायक थे, कौन कौन सी विभूतियाँ थी जिन्होंने उत्तराखंड की ओर से स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों और उनका योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब के बारे में आपको परीक्षा वाणी वाली किताब में बेहतर तरीके से समझाया गया है। ठीक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उत्तराखंड की संस्कृति, जातियाँ जनजातियाँ, धर्म, उनके लोक विश्वास, लोक परंपराएं, ये थोड़ा सा मैं टिपिकल एक मानता हूँ, इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। वेशभूषा, आभूषण और वाद्य यंत्र, उन सब के भी नाम पूछ लेता है आयोग, तो यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है और कई बार रिवीजन आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार यहाँ पर आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आभूषण, वेशभूषा, मेले, त्यौहार, खान पान, शिल्प, मृत्यु गायन एवं वाद्य यंत्र। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मतलब बहुत ही स्पेसिफिक एक सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा रहती है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ उत्तराखंड का भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, तो अपने आप में जो इंडिया की ज्योग्राफी में हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो यहाँ से अलग से पढ़ने की ज़रूरत उसको नहीं है, वहीं पर समझ में आ जाएगा। लेकिन उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, ये पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, ये पढ़ना ही पड़ेगा। ताल टेक्टोनिक है कि ग्लेशियल है, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। पाए जाने वाले वन, मिट्टियाँ, ठीक है ना, और इनका भौगोलिक विभाजन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इन सबको पढ़िएगा। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, उसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या वर्गीकरण, उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है ना, डेमोग्राफी, कि पिछले 10 वर्षों में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ी, किसका लिंगानुपात सबसे कम है, किसका सबसे अधिक है, सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स में शामिल रहेंगे। ठीक है ना, अगला देखते हैं हम, ये हो गया हाँ, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश। इस सेक्शन को सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश। उत्तराखंड में गठित सरकारें व उनकी नीतियाँ। आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड का गठन सन 2000 में हुआ था, 9 नवंबर को। पहली सरकार जो बनी थी वो अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है काम चलाऊ सरकार, जो गठित करने के बाद बना दी गई। लेकिन पहली बार चुनाव कब होता है, सन 2002 में। और पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो हैं नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया। तो राज्य के विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीति, प्रशासनिक, ये काफ़ी व्यवहारिक सी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को पता होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है 1 घंटा आधा घंटा रोज़, तो इन सब चीज़ों से परिचित रहता है वो। तो उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था, सामुदायिक विकास, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस किया था, उसको यहाँ भी एसोसिएट किया जा सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था उत्तराखंड में ऐतिहासिक रूप से देखने को मिलती है। तो जो इन्होंने अलग से यहाँ पर दे रखा है ना, गोरखा और ब्रिटिश शासनकाल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, ये आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उत्तराखंड की तो उस समय ही आप देख सकते हैं इसको। तो इसको अलग से दिया गया है, तो उसमें अलग से बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसकी अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके बाद देखेंगे आर्थिक परिवेश में सीमांत जनपद, सीमांत यानी कि जो सीमाएं बनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया, आपका उत्तरकाशी हो गया, ऊधम सिंह नगर हो गया और आपका चंपावत हो गया। सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार, 1962 तक उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छे थे। चीन युद्ध के बाद वो काफ़ी समाप्त हो गए, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, लोकल जो एग्रीकल्चर होता है वो, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, जोत के अलावा कर है, ये कार नहीं है, कर है, स्थिति व चकबंदी की आवश्यकताएं, बेगार, तथा देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है डडवार प्रथा। तो ये सारे कुछ नए टर्म्स, या आप लोगों ने, अगर आप लोगों के लिए नए हैं तो आप इसको ढूंढ के पढ़िएगा। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत कॉमन नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाते हैं, तो एक बार सिलेबस देख लेना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेस। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है
प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी केंद्र, इस तरह की कई सारी संस्थाएं उत्तराखंड में स्थापित की गई हैं। खनिज, पर्यटन उद्योग, यानी कि इनकी पर्यटन की जो नीति है, इसके संबंध में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ग्रामीण संसाधनों के उपयोग की स्थिति, उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं आज तक, यानी कि गरीबी हटाओ, ये सिर्फ राज्य सरकार का नहीं, भारत सरकार का भी कार्यक्रम रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी चले हैं वो कार्यक्रम। इनका राज्य जीडीपी में योगदान, जो उत्तराखंड की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है इसका। उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकता व नियोजन की नवीन रणनीति, यानी कि नई रणनीतियाँ क्या बनाई गई हैं, विकास का क्या मॉडल है, क्या उत्तराखंड का विकास उसी तर्ज पे किया जा सकता है जैसे कि मैदानी इलाकों का किया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। तो हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास की जो राह है हमको वो अपनानी पड़ती है, क्योंकि हम हिमालयन स्टेट हैं। उत्तराखंड में विपणन यानी कि मार्केटिंग की सुविधाएं तथा कृषि मंडियों उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषता इत्यादि, ये सब चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जैसे कि सरस मार्केट है, वो सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये हुए कुछ टॉपिक। खंड जो 2 है वो मेंटल एबिलिटी का है, उसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, मैं इस दिशा में 4 किलोमीटर जाता हूँ फिर बाईं तरफ मुड़ जाता हूँ, इस समय कौन सी दिशा में देख रहा हूँगा। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुराने पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो करना क्या है, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस करनी होगी, रीजनिंग के लिए भी क्या नाम है, प्रैक्टिस करनी होगी। तो शुरुआत किससे कर सकते हैं आप, परीक्षा वाणी वाली किताब से, और ल्यूसेंट की मैथमेटिक्स वाली बुक भी आती है, वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो सोर्सेज की कोई कमी नहीं है दरअसल आज की डेट में मार्केट में, यूट्यूब में कई सारे वीडियोस मौजूद हैं, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। तो आपको जो सूटेबल लगता है वो आप करिए। वैसे ऑफलाइन क्लासेस हमने अपने इंस्टीट्यूट्स में शुरू कर दिए, ठीक है, आरओ और एआरओ को ध्यान में रखकर। तो जो भी इच्छुक छात्र है वो संपर्क कर सकता है, नंबर हम आपको मेंशन कर देंगे। तो होपफुली ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आप सिलेबस को ढंग से देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।